बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली। आंख खोलते ही गुर्बत को अपना मुकद्दर पाया। अमीरी या रुपए पैसे की रेल पेल क्या होती है, इस बात का हम लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। हम लोग 2 कमरों के एक कच्चे मकान में रहा करते थे। ये मकान भी बड़ी मुश्किलों से अब्बा ने दिन रात मेहनत और जिद्दोजहद करके अपने हाथों से तामीर किया था। उस घर में हम तमाम बहन भाइयों की मेहनत भी शामिल थी। जब अब्बा मकान तामीर करते तो हम उनको गारा और मट्टी उठा उठा कर दिया करते थे और अम्मा अब्बा के साथ लीपापोती करती थी। यूं पूरा घराना ही इस 2 कमरों के कच्चे मकान की तामीर में जुटा हुआ था। दिन रात की मेहनत के बाद 2 कमरे तामीर हुए। अब्बा ने उन दोनों कमरों के सामने एक छोटा सा कच्चा सहन छोड़ दिया था, जहां हम बहन भाई दिन भर खेलने कूदने में मसरूफ रहते थे और रात में वहीं थक हार कर सहन में ही चारपाई डालकर सो जाते। सहन की एक जानिब छोटा सा कच्चा बावर्ची खाना तामीर किया गया था, जिसमें बैठकर अम्मा हम सब बहन भाइयों को सुबह सुबह देसी घी के पराठे बनाकर दिया करती थी। हमारी दिन भर में सिर्फ एक यही अय्याशी हुआ करती थी, वरना दिन भर में रूखी सूखी खाकर ही गुजारा किया करते थे। मगर वो दिन भी हमारे अच्छे गुजर रहे थे। किसी बात की कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी। अब्बा मेहनत करके किसी न किसी तरह से हम बहन भाइयों का पेट पाल ही लेते थे और 2 वक्त की रोटी नसीब हो ही जाती थी। इतने में ही हम सब्र शुक्र करके जिंदगी अच्छी गुजार रहे थे। कभी भी इससे ज्यादा का ख्याल हमारे दिलों में नहीं आया था। बल्कि हकीकत तो ये थी कि चीज़ों की फरावानी क्या होती है, इस बात का हम लोगों को इल्म ही नहीं था। इसीलिए जिस तर्ज पर भी जिंदगी गुजर रही थी, हम सब उसी में खुश थे। अब्बा दिन भर एक जगह सामान उतारने और चढ़ाने की नौकरी किया करते थे। इसके एवज उन्हें जितने भी पैसे मिलते, वो सब पैसे घर लाकर अम्मा के हाथ पर रख दिया करते थे और अम्मा उन्हीं पैसों में घर को खुश असलूबी से चला लिया करती थी। मगर अब कुछ वक्त से अब्बा की सेहत भी जवाब देती जा रही थी। अब अब्बा इस कदर मेहनत और मुशक्कत के काम कर करके थकने लगे थे। घर आकर वो सहन में चारपाई पर बैठकर घंटों हाँफते रहते और कभी दर्द से अपने पैरों को जमीन पर पटकते रहते। अब अब्बा की उम्र भी इस कदर मेहनत करने वाली नहीं रही थी और उनके मालिक भी उनकी इस हालत पर रहम न खाते थे और बहुत ही वजनी सामान उठवाते थे। और अब इस कदर वजनी सामान उठा उठाकर अब्बा की कमर और पैर जवाब देने लगे थे। कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत बेहद खराब थी और अब्बा ने अपने मालिकों से भी छुट्टी ले रखी थी। हम तमाम बहन भाई दिन रात अब्बा की खिदमत में जुटे हुए थे कि अब्बा को कैसे आराम पहुंचाना था। सर जोड़कर उसकी तदबीरें करते थे। कोई पांव दबाता तो कोई अब्बा का सर दबा रहा होता। दिन रात अब हमें इसी बात से सरोकार था कि अब्बा को कैसे आराम पहुंचाया जाए। कुछ दिनों बाद अब्बा की तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी और अब्बा पहले की तरह न सही मगर काफी हद तक हशाश बशाश दिखाई देने लगे थे। अब्बा दोबारा काम पर भी जाना शुरू हो चुके थे। मगर इस बार अब्बा जाते हुए मेरे दोनों भाइयों को भी साथ ले गए, जिनकी उम्रें बिलतरतीब 9 और 10 साल थी। क्योंकि अब्बा से अब इस कदर और इस हद तक मेहनत का काम नहीं हो सकता था, तो उनका सोचना था कि शायद अपने बेटों को ले जाने से उनका कुछ हाथ ही पड़ जाए और उन पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाए। मगर वो कमजोर से बच्चे इस कदर बोझ कैसे उठा सकते थे। इसीलिए पहले ही दिन मालिक ने उन्हें निकाल दिया। मेरे दोनों भाइयों की सेहत भी कुछ इस कदर अच्छी न थी। वो दोनों 9-10 साल के तो थे, मगर लगते 6-7 साल से ज्यादा के नहीं थे। और फिर इस कदर कमजोर बच्चे कैसे जान तोड़ मेहनत कर सकते थे। उस दिन घर आकर अब्बा ने इस बात का गुस्सा मेरे दोनों भाइयों पर निकाला था और उन्हें बुरी तरह से पीट कर रख दिया था। अब्बा का ख्याल था कि उन दोनों ने जानबूझकर काम चोरी की है, मगर अब्बा को गुर्बत के बायस उनकी सेहत और लागत पर नजर नहीं आ रहा था। शायद अब्बा इस लम्हे कुछ और ही सोच रहे थे, जिसका उस वक्त हम में से किसी को भी इल्म नहीं था। अब्बा दोबारा से काम पर अकेले जाने लगे थे। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया था। एक दिन ये अंदोनाक और दिल दहला देने वाली खबर हमें मिली कि अब्बा की काम करने के दौरान तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और उनके साथी मजदूर उन्हें उठाकर नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले गए। ये भी उनका एहसान था कि वह अब्बा को सरकारी अस्पताल ले गए, वरना निजी अस्पताल का खर्चा बर्दाश्त करना हमारे बस की बात तो हरगिज नहीं थी। अब्बा उस पूरा दिन और पूरी रात अस्पताल में ही रहे थे और अगले दिन अब्बा दिल के दौरे की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। इस सानहे ने हमारे घर पर कयामत बर्पा कर दी थी। हम 5 अफराद के कुनबे का वाहिद कमाने वाला इस दुनिया से मुंह मोड़ चुका था। कुछ दिन तो इसी सोग में गुजर गए। अम्मा बेवा हो चुकी थी। अम्मा ने अपने हरे और पीले रंग की चूड़ियां उतारकर अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दी, जो अब वो कभी नहीं पहनने वाली थी।
अम्मा की इद्दत भी गुजर चुकी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें आटे दाल का भाव मालूम होने लगा। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में नए लोग मुंतकिल हुए। नए पड़ोसी होने के नाते ये लोग हमारे घर अम्मा से मिलने तशरीफ लाए, मगर उस वक्त उन औरतों की खातिर मदारत करने के लिए हमारे घर में पानी के सिवा कुछ मौजूद न था। इसलिए अम्मा खामोशी से सर झुकाए बैठी रहीं। ये औरतें दूसरे घरों में कामकाज करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालती थी। उन्होंने हमारे घर के हालात देखे तो अम्मा को भी किसी अमीर के घर में काम करने का मशवरा दिया, मगर अम्मा घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती थी। अम्मा एकटुक उन औरतों की शक्ल देखने लगी तो उन औरतों ने अम्मा को मजीद मशवरों से नवाजना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक औरत ने अम्मा को मेरी तरफ इशारा करके मशवरा दिया कि उनकी जगह मैं भी ये काम कर सकती हूँ। अम्मा उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ गईं और उन औरतों से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। उनके जाने के बाद अम्मा वहीं तख्त पर बैठे जाने क्या ताने बाने बुनने लगी थी। मैं अब 16 के सन में लग चुकी थी। शायद अम्मा मेरी भरी जवानी से खौफ खा रही थी, मगर दूसरी जानिब भी भूख की उफरियत भी अपने पंजे खोले खड़ी थी। अम्मा ने जैसे भूख के सामने हथियार डाल दिए और उन औरतों को मेरे किसी अमीर घर में काम करने पर हामी भर ली। मुझे भी अपने घर के हालात का इल्म था, इसीलिए मैंने भी कोई मज़ाहिमत नहीं की, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद घर के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर ही होते जा रहे थे। ऐसे में मेरे काम करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। दोनों भाई अभी बहुत छोटे थे, उन्हें तो सही से इस बात का इल्म तक नहीं था कि हमारे घर पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। वो दोनों तो अपने खेलने कूदने में ही मसरूफ़ रहते। जब भूख लगती तो अम्मा से रोटी की जिद करने लगते। उन्हें तो इस बात से भी कोई सरोकार नहीं था कि घर में खाने को कुछ मौजूद है भी या नहीं। इसीलिए अब मैंने ही घर को संभालने की जिम्मेदारी संभाली। ये मुश्किल था, मगर जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए अब मुझे ही कुछ हाथ पैर मारने ज़रूरी थे, वरना हम लोग भूखे बैठे रहते और हमें पूछने वाला कोई मौजूद नहीं था। अम्मा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम पकड़ लिया था, मगर उससे भी कोई इस कदर फ़र्क नहीं पड़ा था। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ सिलाई कढ़ाई की कीमतें ना होने के बराबर थी। यही वजह थी कि सारा दिन काम करके भी इतने पैसे हाथ ना आते कि उस दिन हम पेट भरकर खाना भी खा सके। अम्मा भी दिन रात इन तमाम झमेलों से परेशान रहने लगी थी। अब इसके सिवा कोई और चारा भी बाकी नहीं बचा था कि मुझे अम्मा का हाथ बटाने के लिए और काम के लिए घर से कदम बाहर निकालना पड़ता। ये वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी कोई घर का काम नहीं किया था। अब्बा ने मुझे हमेशा शहजादियों की तरह रखा था। इस बात पर अम्मा मुझे हमेशा डांटती डपटती रहती थी, मगर मेरे कान पर जूं तक न रेंगती थी और ना मुझ पर कोई खातिर खास असर होता था। अब किसी और के घर काम का सुनकर ही मेरी तो जान निकली जा रही थी, मगर हालात को देखते हुए मैंने अम्मा से एक लफ्ज़ न कहा। लेकिन अम्मा भी मेरे दिल की बात बखूबी समझती थी, इसीलिए उन्होंने ये फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। और मैं भी अम्मा के दिल की बात से बखूबी वाकिफ़ थी। वो दिल से यही चाहती थी कि मैं उस बंगले पर काम करने के लिए चली जाऊं, जिसका पता पड़ोसी औरतों ने दिया था। इसीलिए मैंने भी हालात के सामने सर झुकाते हुए इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था और उस बंगले पर जाने की हामी भर ली। अम्मा ये बात सुनकर खुश हुई और मेरे दोनों छोटे भाई ये बात सुनकर बहुत खुश हुए कि अब उन्हें पेट भरकर खाने को मिलेगा। और वो दोनों तो इस बात का भी ख्याली पुलाव पकाने लगे कि बंगले की मालकिन हर रोज़ हमें अपने घर के बचे हुए खाने दिया करेंगी। इस तरह वो मुर्गे मुसल्लम उड़ा सकेंगे। और मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि काश मेरे ये दोनों भाई बड़े होते या आज अब्बा जिंदा होते तो यूं मुझे किसी के दर पर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता। मैं घर में रहकर पहले की तरह ही अपनी ज़िंदगी ऐश से बसर करती। ये सच था कि कामकाज करने से मेरी जान जाती थी। मुझे अपने घर के काम करते हुए मुश्किल पेश आती थी, खुजा के किसी दूसरे के घर के काम करना। उन औरतों ने अम्मा को पीर के दिन का वक्त दिया था, जब वो मुझे अपने साथ ले जाकर उस बंगले में मुझे नौकरानी लगवाने वाली थी, और यही बात मेरा खून खुश कर देने के लिए काफ़ी थी। मुझे आगे का सोचकर होल पड़ते जा रहे थे कि मैं उनके घर का इस कदर काम कैसे करूंगी, मगर मेरे पास ये काम करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। अब मैंने अम्मा के साथ घर के थोड़े बहुत कामों में हाथ तो बटाना शुरू कर दिया था, ताकि मुझ पर एकदम ही मुसीबत ना आए और मैं घर का थोड़ा बहुत काम सीख भी जाऊं। अम्मा भी खामोशी से मेरे हाथ में काम पकड़ा देती, क्योंकि वो मेरी सुस्त और आराम तलब तबीयत से वाकिफ थी। बिलाखिर पीर का दिन आन पहुंचा और वो औरतें भी सुबह सुबह ही हमारे घर आ गईं। अम्मा ने मुझे उन औरतों के साथ जाने का कह दिया। मैं तैयार होकर उन औरतों के साथ चल पड़ी। जहां मुझे काम करना था उन लोगों का बंगला हमारे घर से कुछ फासले पर ही था। फासला इतना था कि मैं पैदल ही अपने घर से उनके घर तक का सफ़र कर सकती थी, क्योंकि मेरा घर जिस कच्ची आबादी में था
वो उन बंगलों से कुछ ही फासले पर थी। उन बड़े बड़े बंगलों वालों ने बहुत कोशिश की कि इस कच्ची आबादी को यहां से हटवा दें, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। कुछ देर बाद हम लोग एक बड़े से बंगले के सामने खड़े थे। ये बंगला बाहर से देखने में तो कदीम तर्ज की इमारत पर मबनी था, मगर जब हम लोगों ने उस बंगले के अंदर कदम रखा तो घर की सजावट और चकाचौंध देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं उस कच्ची आबादी से निकलकर जिंदगी में पहली बार ही कोई बंगला देख रही थी। उस बंगले की खूबसूरती और आसाइश और ज़ेबाइश ने मेरी जबान तालू से चिपका दी। जिस कदर खूबसूरत वो बंगला था, उस कदर ही खूबसूरत वहां की मालकिन का दिल था। उस बंगले की मालकिन हम लोगों से बहुत अच्छे तरीके और प्यार से मिली। उनके लहजे में कहीं से भी किसी भी किस्म का गुरूर और तकब्बुर की झलक भी न थी। मैं तो उनका लहजा देखकर ही यकटुक उनकी जानिब देखती गई। बात करने का इस कदर सलीका देखकर मैंने अपना मुंह खोलना मुनासिब ही न समझा। वही औरतें मालकिन से बात करके मुझे उनके घर छोड़कर चली गई। मैं अभी तक खामोशी बैठी थी और उनके पूरे घर में भी खामोशी छाई थी। उन्होंने मुझे मुखातिब करके मुझसे घर के कामों के मुतालिक पूछा कि मुझे क्या क्या करना आता है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे घर का सारा काम करना आता है, सिवाय खाने बनाने को छोड़कर। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि खाने बनाने के लिए उनके पास एक माहिर शेफ मौजूद है। मुझे घर के ऊपर ऊपर के काम करने होंगे, जैसे झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई, जिसकी मैंने हामी भर ली। काम के पहले दिन तो उन्होंने मुझ पर कोई इतना ज़्यादा बोझ ना डाला, सिर्फ चंद ही काम करवाए और मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। और मैं भी आज पहले ही दिन इतनी जल्दी छुट्टी मिलने पर खुशी से फूले न समाई थी। मुझे लगा कि शायद हर रोज़ यही थोड़े बहुत काम करने होंगे, और इन थोड़े बहुत कामों के बदले इतने ज़्यादा पैसे मालकिन दे रही थी। मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। चूंकि काम पर मेरा पहला दिन था, इसीलिए मालकिन ने अपना हाथ मुझ पर हल्का ही रखा था कि कहीं मैं घबराकर काम पर आना ही ना छोड़ दूं। और मैं बेवकूफ़ इसी बात पर खुश थी कि अब मुझे हर रोज़ इतना थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा। मालकिन के बंगले से रुखसत होते हुए उन्होंने मुझे 4 दिन पुरानी बिरयानी भी पकड़ा दी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे भाई तो जैसे बिरयानी देखकर खुशी से उछल पड़े थे। मैंने जल्दी से घर लाकर बिरयानी गर्म की और आज हमें एक लंबे अरसे बाद बिरयानी नसीब हो रही थी। उस दिन हम लोग बेहद खुश हुए। अगले दिन मैं सुबह सवेरे ही उठकर काम पर निकल गई। मालकिन के बंगले में पहुंचकर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे 2 आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने इसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज किया, मगर मुझे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर मुझे कोई नजर न आया। सुबह के उस वक्त मालकिन भी सो रही थी। शायद उन्हें देर से उठने की आदत थी, इसी वजह से अब तक बंगले में खामोशी का राज था। मैं भी तमाम सोचों को झटक कर काम करने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद एक कदरे दुबला पतला और कमजोर सा नौजवान मेरे सामने आया। पहले तो मैंने उसे पहचाना ही नहीं, मगर जब उसने अपना तारुफ करवाया तो मुझे हैरत का शदीद धचका लगा, क्योंकि उसकी सेहत से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इस अमीर घर का चश्मो चराग होगा। वो नौजवान देखने में इंतहाई लागर सा था। उसका बदन भी अपनी उम्र के लड़कों से कम उम्र का नजर आता था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि मालकिन ने मुझे नहीं बताया था कि उनका कोई बेटा भी है। मगर अगले ही लम्हे मुझे अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। भला मालकिन मुझ नौकरानी को क्यों बताएंगी। इस नौजवान ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी, तो मैंने भी उसे जवाब देना ज़रूरी समझा। यूं हमें बातें करते हुए काफ़ी देर गुजर गई। उसके बाद वो नौजवान वापस अपने कमरे में चला गया और मैं भी अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि मालकिन उठ चुकी थी। अगले दिन मामूल के मुताबिक मैं उनके घर गई तो वही नौजवान मुझे नजर आया। आज उसने फिर से मुझसे बातें करनी शुरू कर दी और मैं भी आज उससे बातों में इस कदर मगन हुई कि मुझे वक्त का पता ही न चला। अब ये वक्त के साथ साथ मामूल बनता जा रहा था। अब वो मेरे हर वक्त आगे पीछे फिरने लगा था और मैं उसका मकसद खूब समझ रही थी, मगर उन लोगों की और अपनी हैसियत से बखूबी वाकिफ थी। इसीलिए मैं कोई भी या किसी भी किस्म की पेशकदमी नहीं कर रही थी। दर हकीकत मुझे भी वो नौजवान पसंद था, मगर उन लोगों की और हमारी हैसियत में ज़मीन और आसमान का वाज़ेह फ़र्क था। मालकिन भी अपने बेटे का मेरे यूं आगे पीछे फिरना देख रही थी, मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं इसी बात पर हैरान थी कि मालकिन कोई कदम क्यों नहीं उठा रही या मुझे इस घर से बेदखल क्यों नहीं कर रही। वो खामोश रहकर बहुत सी बातों का अंदाज़ा कर रही थी। अगले दिन मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ। ये सुनना था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे इस बात का कभी अंदाज़ा नहीं था कि मालकिन मुझे खुद अपनी ज़बान से अपने बेटे से शादी करने का कहेंगी। मैं गुमसुम से खड़ी यकटुक उनकी शक्ल देख रही थी और सूरत हाल को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। बिलाखिर मेरे मुंह से निकला कि आप मेरी अम्मा से बात कर लें।
मालकिन अगले ही दिन मेरे घर आ गई। उन्हें देखते ही अम्मा बौखला कर रह गई। अम्मा समझी कि मालकिन मेरी शिकायत करने के लिए घर आई है, मगर जब मालकिन ने अपने आने का असल मुद्दा बयान किया तो अम्मा के तो जैसे हाथ पांव फूल गए। वो हवन्नक बनी मालकिन की शक्ल देखने लगी। अम्मा फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गई और अगले हफ्ते मेरा निकाह मालकिन की बेटी से कर दिया गया। इस रिश्ते पर मेरी अम्मा और मेरे दोनों भाई बेहद खुश थे कि हम गरीबों पर मालकिन ने इस कदर बड़ा एहसान किया कि मेरा रिश्ता इस कदर अमीर घर में हो गया। मैं भी ये रिश्ता होने पर बेहद खुश थी और खुशी से फूले न समाती थी। कहाँ हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी और अब मैं इस कदर बड़े घर की बहू बन चुकी थी। शादी के बाद मेरे शौहर, जो कदरे कमज़ोर और लागर सेहत के थे, तंदुरुस्त होने लगे और उनकी सेहत बेहतर होने लगी। हमारी शादी को 4 महीने का वक्त गुजर चुका था। इन 4 महीनों में मेरे शौहर की सेहत काबिल रश्क हो चुकी थी। कोई भी उन्हें देखकर पहचान नहीं सकता था कि ये वही कमज़ोर और लागर से नौजवान है। मेरी सास, जो कभी मेरी मालकिन थी, इसी बात पर खुश होती रहती थी कि शादी के बाद उनकी बेटी की सेहत काबिल रश्क हो चुकी है और अब उनमें किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं रही। मेरी सास सबको यही कहती कि मैं उनकी बेटी का बेहद ख्याल रखती हूँ और मैं इसी बात पर हैरान होती रहती कि मैं तो उनकी बेटी का किसी भी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखती, बल्कि दर हकीकत मैं तो सारा दिन पड़ी सोती रहती हूँ और आराम करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी कामचोर और सुस्त तबीयत किसी भी काम को करने पर आमादा नहीं होती। और यही बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि मैं उनकी खिदमत भी नहीं कर रही तो मेरे शौहर की सेहत बेहतर कैसे हो सकती है। और मेरी सास को किसने कहा कि मैं उनकी बेटी का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मेरी सास तो पूरा दिन घर पर नहीं होती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ कभी पार्टी करने तो कभी शॉपिंग करने में मसरूफ़ होती थी। मेरी सास ने कभी मुझे अपनी नज़रों से अपनी बेटी की खिदमत करते ना देखा था और यही बात मुझे दिन ब दिन उलझाई जा रही थी। मैंने अपने शौहर से भी पूछा, मगर उन्होंने मुझे कोई खातिर खा जवाब ना दिया, तो मैं खामोश हो गई और ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। मगर अब मुझे इस मामले की खोज लग चुकी थी। मैं किसी भी तरह यह पता करना चाहती थी कि मेरे शौहर की सेहत के पीछे का राज क्या है। एक दिन मैं अपने कमरे में हकीकत जानने के लिए मोबाइल के कैमरे की रिकॉर्डिंग खोलकर मोबाइल कमरे में रख दिया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए और फिर काम करने चले गए। मैं थोड़ी देर बाद कमरे में आई और मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई। मेरे शौहर ने अपने साइड टेबल के दराज से निकालकर चंद गोलियां खाईं और उनके ऊपर पानी पीकर चले गए। मैं फौरन उनकी दराज की तरफ गई और दराज में रखी दवाई की बोतलों को उठाकर उलट पलट कर देखने लगी, मगर मुझे कुछ भी समझ न आई। शाम में शौहर घर वापस आए तो मैंने उनसे उस दवाई के मुतालिक इस्तफसार किया। तब उन्होंने सारी हकीकत मुझे बता दी, जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने सारी सच्चाई बताई कि मेरी सास यानी उनकी अम्मी शादी पर रज़ामंद नहीं थी। उन्होंने उन्हें बड़ी ही मुश्किल से राज़ी किया था और इस बात का भी वादा किया था कि मैं शादी के बाद उनका पूरा ख्याल रखूंगी। तभी मेरी सास इस शादी पर राज़ी हुई थी, मगर मुझे तो अपने आराम से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो मेरे शौहर ने डॉक्टर से मिलकर ताकत की दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो सेहतमंद होने लगे थे। मगर मेरी सास को उन्होंने यही कहा था कि मैं अपने शौहर का बेहद ख्याल रखती हूँ, ताकि मेरी सास के दिल में मेरी तरफ से कोई बदगुमानी या बदमज़गी पैदा ना हो और वो मुझे अपने बहू के रूप में कबूल कर लें। मज़ीद ये कि जब भी मेरी सास उनसे उनकी सेहत का राज पूछती तो वो यही कहते थे कि उनकी बहू उनका बेहद ख्याल रख रही है। तभी मेरी सास ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था और वो मेरी मौजूदगी से भी खुश थी। ये सुनना था कि मुझे एहसास नदामत और शर्मिंदगी ने आन घेरा और मैंने अपने शौहर से अपनी सुस्ती और काहली की माफ़ी मांगी और आइंदा सुस्ती और काहली से तौबा करके उनका बेहद ख्याल रखने का वादा भी किया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।